सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंघवी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय निम्बाहेड़ा में सहायक आचार्य हिंदी के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विचार कविता की रचना प्रक्रिया पर व्यक्त कर रहा हूँ। कविता क्या है, उसकी रचना प्रक्रिया क्या है, यह विषय आलोचकों के लिए भी और रचनाकारों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के पूर्व तक काव्य को साहित्य का पर्याय माना गया था। साहित्य अर्थात काव्य, काव्य ही साहित्य होता था। कविता में ही रचनाएं होती थी। गद्य का बोलबाला नगण्य था। और जिस काव्य की हम चर्चा कर रहे हैं उसकी एक समृद्ध परंपरा रही है। खास तौर से भारतीय परंपरा में 3री शती से ही काव्य को परिभाषित किया जाने लगा। आपको ध्यान है कि संस्कृत के एक प्रसिद्ध आचार्य भामह ने शब्द और अर्थ को काव्य का पर्याय माना। उन्होंने कहा, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी वह शब्द जो अर्थ का सहित भाव लेकर आता है वही काव्य है। अर्थात शब्द महत्वपूर्ण तब है जब उसमें अर्थ हो, और उसे काव्य के परिभाषित किया। मम्मट ने इसमें थोड़ा और परिष्करण करते हुए कहा कि तद दोषो शब्दार्थो स गुणावलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात शब्द तो हो लेकिन वह दोष रहित हो और गुण संपन्न और अलंकार सहित हो तो काव्य और अच्छा बन जाएगा। विश्वनाथ ने इससे आगे बढ़कर कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। उससे पहले जो 2 परिभाषाएं थी उन्होंने शब्द को काव्य बताया, लेकिन विश्वनाथ ने पूर्ण वाक्य को, रसात्मक वाक्य को काव्य की संज्ञा दी। जगन्नाथ हुए पंडित राज, उन्होंने कहा कि रमणीय अर्थ प्रतिपादक का शब्द काव्यम। उन्होंने रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहा। ऐसा करते करते जब हम हिंदी साहित्य की ओर बढ़ते हैं तो आचार्य शुक्ल जो प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं उन्होंने काव्य को परिभाषित इस प्रकार किया कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करते आई है उसे कविता कहते हैं। इस परिभाषा में क्या निकलता है? कहने का आशय यह है कि आत्म की जो अभिव्यक्ति है वही कविता है। आचार्य शुक्ल ने उसे ही कविता कहा। यानी आत्म की जो अभिव्यक्ति है वो रचना की प्रथम प्रक्रिया है। यह आत्म की अभिव्यक्ति प्रथम प्रक्रिया के रूप में तो है, लेकिन निकलती कैसे है? तो जब संवेदना से जब तक यह नहीं जुड़ती तो संपूर्ण सृष्टि से भी नहीं जुड़ पाती है। तो आत्माभिव्यक्ति का जो व्याकुल होकर प्रकट होती है तो वह रचना बनती है, और यह रचना की प्रथम प्रक्रिया ही आत्माभिव्यक्ति होती है। जब अभिव्यक्ति व्याकुल होती है तो वो एक आकार ग्रहण करती है। वो आकार ग्रहण कैसे करती है? कभी तो शब्द के रूप में ग्रहण करती है, कभी रंग के रूप में करती है, कभी रूप के रूप में करती है, कभी रेखा में, कभी चित्र में, कभी संकेत में। लेकिन वह आकार तभी ग्रहण करेगी जब व्याकुलता का भाव होगा, अन्यथा वह कविता बन नहीं सकती, रचना बन नहीं सकती, अभिव्यक्ति बन नहीं सकती। जैसे रचनाकार क्या होता है? सत्वगुणी होता है, संवेदनशील होता है, और इसीलिए जब वह रचना के प्रतिष्ठा करता है तो उसके अंदर संवेदनशीलता अनायास आ जाती है। जैसे निराला ने पत्थर तोड़ती हुई युवती को देखा, तो वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इलाहाबाद के रास्ते पर जब उसने पत्थर तोड़ती हुई युवती को देखा तो उसकी संवेदना ने झकझोर दिया और वह कविता की रचना बनी। मैथिली शरण गुप्त ने जब ये लिखा कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी, तो यहाँ पर भी संवेदनशीलता दिखती है। आदि कवि वाल्मीकि का प्रसंग आपको याद ही है कि क्रौंच युगल की मृत्यु पर आदि कवि का स्वर मुखरित होता है और वह कह उठता है, मां निषाद त्वम गमः शाश्वती समा। तो धूमिल की पंक्ति भी आपको पता है कि वह भी कह पड़ता है कि एक आदमी
रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद इस पर मौन है। आशय क्या है कि रचनाकार जगत में जो रचनाएं घटनाएं घटित होती है उन्हें देखता है और अपनी तीव्र संवेदना से वह उन्हें आयत्त करता है, और उसी के धरातल पर खड़ा होकर जब वह अपनी वाणी प्रकट करता है तो ऐसा लगता है कि वह जो विचार है वह उसका स्वयं का नहीं रहा, बल्कि हर जो व्यक्ति श्रोता है, पाठक है, उसका विचार हो गया है। वह विचार एक तरह से अभिव्यक्त हो जाता है और सभी में समा जाता है और सभी के विचार हो जाते हैं, और यही रचना को महत्वपूर्ण बना देते हैं। पंत ने इसीलिए कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो संवेदना अभिव्यक्ति का मूल है, लेकिन यह नियोजित होनी चाहिए, यह नियोजित होनी चाहिए, क्योंकि जब हम वाचिक परंपरा की बात करते हैं तो जो कविता है हम वर्तमान में जब लिखित रूप में उसको देखते हैं तब भी वह सारी जटिलता के बावजूद संवेदना के निकट ही है, और इसका संवेदना ही इसका मूल है, और इसीलिए इसे राग तत्व भी कहा जाता है। तीव्र संवेदना के कारण क्रोंच युगल का प्रसंग मैंने जब बताया आपको, जब कवि ने अपनी संवेदना से जागृत होकर के लिखा कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समा, तो उसके सामने क्या थी? वो घटित घटनाएं ही थी, वह तीव्र संवेदनाएं थी जिसने उसके विचारों को आयत्त कर लिया और उसी के धरातल पर खड़ा होकर उसने अपनी वाणी प्रकट की और ये विचार आम हो गए। आचार्य भरत मुनि ने भी जब रस सूत्र को रखा था कि विभावानुभाव विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, तो अभिनव गुप्त ने जब स्पष्ट किया तो क्या कहा कि रस अभिव्यक्त होता है। रस का अभिव्यक्त होना क्या है? रस का अभिव्यक्त होना कि कवि की वाणी को सुनकर जब सहृदय के मन में स्थित जो स्थायी भाव होते हैं वे जागृत होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में रचनाकार की क्षमता श्रोता के हृदय में भाव जगाने की होती है, जो राग तत्व से ही संभव है। तो राग तत्व यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप जब बात करते हैं कि संवेदना को नियोजित कैसे करें, मन में तो हमारे पास उमड़ करके विचार आएंगे, घुमड़ करके विचार आएंगे, लेकिन सुगढ़ता से और परिपक्वता नहीं होगी तो उसका कोई मूल्य नहीं होगी। तो जब हम विचारों की बात करते हैं तो जहाँ कला की बात होगी तो चित्रकला में तो देखें कि कूंची होगी, रंग होगा और कैनवास होगा तो वो चित्र उतर के आ जाएगा, लेकिन कविता में कहाँ से कैसे आएगा? तो उसके जो उपकरण है उसका जो रूप होगा वो होगा शब्दों में, बिंब में, लय में और उसकी भाषा में, उसके शिल्प में, ये उसके उपकरण होंगे, और इन्हीं उपकरणों के माध्यम से वह कविता की रचना कर पाएगा, अन्यथा वह कैसे करेगा? शब्द की जब हम बात करते हैं कविता के उपकरण में पहले, तो वहाँ पर क्या है कि कविता कि दुनिया का पहला उपकरण जब शब्द होता है तो शब्दों का मेल जोल कविता की पहली शर्त मानी गई है, और जब रचनाकार कविता की दुनिया में प्रवेश करता है तो उसे पहले शब्दों से खेलना पड़ता है। इससे नाद और ध्वनि से संगीतात्मकता प्राप्त होती है, और शब्दों का यह खेल धीरे धीरे उसे आगे ले जाता है और एक व्यवस्था निर्मित करता है जिससे कविता रचना आसान हो जाती है। कैसे? तो उसको W.H. आर्डेन कहते हैं कि प्ले विद द वर्ड्स, यानी शब्दों से खेलना सीखें। मतलब क्या कि कल्पना करें। जब हम कल्पना करते हैं तो शब्द के अर्थ की परतें खुलती जाएंगी, फिर कविता की दुनिया में प्रवेश हो जाएगा। ऊपर से ध्वनि आएगी, ध्वनि में लय होगी और लय से नाद उत्पन्न होगा। जैसे बीती विभावरी कविता की वो पंक्ति देखा आपने कि खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस घागरी। इन शब्दों को देखें आप, शब्दों को चयन देखें आप।
खगकुल, फिर कुलसा, दोनों कुल लाने पर उसमें एक शब्द के अंदर अपने आप लय उत्पन्न हो गई। फिर किसलय शब्द का चयन किया, फिर अंचल शब्द का चयन किया, मधु, मुकुल, ये शब्द ऐसे हैं जो अपने आप लय उत्पन्न कर रहे हैं, नाद उत्पन्न कर रहे हैं। तो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। कविता का पहला उपकरण शब्द बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है और इसी के आधार पर वह कविता की पहली प्रक्रिया से गुजरता है। तो रचनाकार जब रचना करता है और वह भी कविता की रचना करता है तो शब्दों का चयन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसी स्थिति में शब्द चयन जब तक ठीक नहीं होंगे तो उस कविता का मूल्य नहीं होगा, उसका प्रभाव उतना बढ़िया नहीं होगा। तो कविता की जो पहली शर्त है वह शब्द है और इससे रचनाकार को खेलना चाहिए, शब्दों से खेलना चाहिए, प्ले विद द वर्ड्स, शब्द जो आर्डन की भाषा में है। दूसरी जो शर्त है और वह है बिंब। बिंब क्या है? बिंब है हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां है और बाहरी संवेदना मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। जब कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र उभर आते हैं तो यह स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। अब बिंब कैसे है? जब बाह्य संवेदनाएं क्या करती है, मन के स्तर पर बिंब को जन्म देती है। कई बार शब्दों के पर्याय ऐसे हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे जो शब्द चयन करते ही अनायास ही हमारा बाहर का बिंब हमारे सामने आ जाता है। अब बिंब जब बार बार प्रयुक्त होते हैं तो प्रतीक भी बन जाते हैं। जैसे निराला कहते हैं कि स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जोत न रह गया है। अब स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जोत न, अब रेत का बिंब जैसे ही श्रोता के मन में आएगा तो वह अपने आप समझ जाएगा कि उसका कृशकाय शरीर हो गया है। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए जब जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ उषा नागरी। अब यहाँ पर पूरा का पूरा बिंब उभर गया, पनघट सामने दिख रहा है, उस पर एक युवती पानी का घड़ा लेकर डुबो रही है तो वो आपके सामने आता है। तो यह चीज़ उस बिंब को जन्म देती है और बिंब जब तक नहीं होगा तब तक श्रोता और पाठक को बांधना बड़ा मुश्किल होता है। अब बिंब क्या हो सकते हैं? कुछ पुरातन बिंब होते हैं जो प्रतीक बन गए, जैसे बार बार चंद्रमा का इतना प्रयोग हुआ किसी मुख के लिए, किसकी सुंदरता के पर्याय के लिए कि वह मुख चंद्रमा का पर्याय बन गया। खंजन पक्षी का जैसे ही नाम आता है तो आंखों की तुलना होने लगती है। चाल की जब हम बात करते हैं तो हंसिनी की बात करते हैं। तो ये सभी बिंब आपके सामने आ जाते हैं। कई बार घटनाओं के आधार पर भी बिंब बनते हैं। जैसे आपने वो गज़ल सुनी होगी जगजीत सिंह की कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की किश्ती वो बारिश का पानी। अब यहाँ पर जैसे ही इस पंक्ति को सुनता है कोई व्यक्ति तो उसकी स्मृति में वो संवेदनाएं बिंब का रूप धारण कर लेती जब उसने अपना बचपन जिया है, और वह बिंब उस कविता के साथ साथ उसके सामने से घटता हुआ जाता है और इसके स्मृतियों में वह प्रभावकारी बन जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो कविता में जब चित्र या बिंबों का प्रभाव हम देखते हैं तो बड़ा अधिक प्रभाव दिखाई देता है। जब उषाकालीन वेला को पनघट पर जल भरते हुए स्त्री के रूप में आपने ऊपर देखा, तो इसी तरह से कविता की रचना करते समय दृश्य और बिंब की संभावना भी तलाश हमें करनी चाहिए, और ये बिंब सभी को आकर्षित करते हैं। बिंब हमारी ज्ञानेंद्रियों को केंद्र में रख के निर्मित होते हैं। जैसे आँखों के सामने का चित्र दिखाई दे तो वो चाक्षुष बिंब होगा। उन शब्दों को सुनकर हमारे नासिका काम करने लग जाए, सुगंध आने लग जाए, गंध आने लग जाए तो वो घ्राण बिंब हो जाएगा। जीभ के अंदर रस आने लग जाए तो आस्वाद्य बिंब हो जाएगा, कभी स्पर्श बिंब, कभी श्रव्य बिंब। तो इस तरह से जो पांचों ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सभी बिंब को जन्म देते हैं। जैसे राम की शक्ति पूजा की यह पंक्ति है कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। यहाँ क्या है?
यह वातावरण की भयंकरता के साथ राम के मन की दशा का भी बिंब यहाँ पर उभर आता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर अमानिशा क्या है, अंधकार की रात है, घन अंधकार उगल रहा है। मानवीकरण के साथ आप देखेंगे इस चीज को, तो गंभीरता को दर्शा रहा है। और हमारे सामने एक अंधकार का दृश्य और भयंकर अंधकार, और उसमें जब दिशा का ज्ञान भी पता न लग रहा हो और चारों तरफ से पवन भी स्थगित हो गया हो, यानी वहां पर पवन भी नहीं चल रहा हो, ऐसा सन्नाटे में पीछे सागर का गरजना, लहरों का उछल करके आना और पर्वत ऐसे ध्यान मग्न खड़ा होती है, गंभीरता को दर्शाता है, उस भयंकरता को दर्शाता है। तो ये बिंब भी कभी कभी आप इस कविता को बहुत आकर्षक बनाता है। जब हम शब्द और बिंब के बाद आगे बढ़ते हैं तो कविता की रचना में एक बहुत महत्वपूर्ण है तत्व आंतरिक लय। लेकिन क्या है कि साठोत्तरी कविता में हमने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है कविता की अतुकांत स्थिति पर। अतुकांत कविता का होना, या जब निराला ने यह नारा दिया था छंद मुक्त कविता का, या कविता को छंद के बंधन से मुक्त करने का, तो उनका आशय यह नहीं था कि आप उसमें से लय ही खत्म कर दो। वह स्वयं कविता लिखते हैं कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, आता करता, तो उसमें लय है, आंतरिक लय विद्यमान होनी चाहिए। तो आधुनिक कविताएं अतुकांत होती है, परंतु उसमें भी आंतरिक लय होना जरूरी है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह तो जरूरी है ही। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए, और आधुनिक कविता में आंतरिक लय का निर्वाह इन पंक्तियों में देखें आप, जैसे वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, पत्थर पथ पर और पत्थर, आप देखें नहीं, यहाँ पर लय है, यहाँ कोई छंद नहीं है, लेकिन र की आवृत्ति से लय की उत्पत्ति हो गई है। तो ये बहुत आवश्यक है। इसी तरह से एक पंक्ति और देखो आप कि अबे सुनबे गुलाब, भूल मत जो पाई, खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अश्लिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। गुलाब, आब, अश्लिष्ट, कैपिटलिस्ट, ये क्या है? ये लय है। अब तुकांत कविता आपकी आधुनिक कविता में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कविता का स्वर यहीं पर है। मंची कविता में देखिए आप, भारी भीड़ उमड़ती है श्रोताओं की और मुग्ध हो जाते हैं, गीतों पर मुग्ध हो जाते हैं, लोग गीतों पर मुग्ध हो जाते हैं, तो उसके पीछे है क्या? उसमें लय और संगीत होता है। यह माना जा सकता है कि मंचों की कविताओं में उतना गांभीर्य न हो, फिर भी उसकी लयबद्धता में श्रोताओं का झूम उठना कविता की अनिवार्य शर्त के रूप में उसे रेखांकित तो करता ही है। तो लय बहुत जरूरी है, लय बहुत आवश्यक है, और लय जब तक नहीं है तब तक कविता का कोई औचित्य नहीं है, और कम से कम आंतरिक लय तो बहुत आवश्यक है। जैसे वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, तो आता, करता, पछताता, फिर आता, फिर पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो अब देखें प प प टेक एक, ये ऐसे शब्द हैं जिनका औचित्य इस कविता में है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कविता में शब्द के साथ बिंब, बिंब के साथ लय, और लय के साथ परिवेश का जो चित्रण है वह भी वैसा ही होना चाहिए। परिवेश के अनुकूल भाषा होनी चाहिए, संरचना होनी चाहिए, और परिवेश के अनुकूल ही वहाँ की व्याख्या होनी चाहिए। कैसे? तो नागार्जुन की एक कविता देख सकते हैं हम लोग उसमें कि कैसे अकाल और उसके बाद में परिवेश को नई भाषा में, नए बिंब में, छंद में और संरचना के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। क्या है यहाँ पर? चूल्हा है, चक्की है, चूल्हा है, चक्की है, कुतिया है, भीत है, ये सब क्या है? ये गांव के परिवेश को प्रकट कर रहे हैं। एक गांव में आप जाएंगे तो देखने को मिलेगा, आपको चूल्हा मिलेगा, चक्की मिलेगी, वहाँ पर कुतिया, भीत, मतलब मिट्टी की बनी हुई दीवार यानी चूहे, ये सब मिलेंगे वहाँ पर।
लेकिन उसके साथ साथ कवि अकाल की भयंकरता को प्रकट कर रहा है कि अकाल कितना भयंकर है। उस अकाल की भयंकरता को प्रकट करने के लिए वो बार बार एक शब्द यहाँ पर दोहराव कर रहा है, और वो आ रहा है कई दिनों तक, कई दिनों तक, कई दिनों तक, कई दिनों तक। पहली पंक्ति में देखें, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रे, फिर वापस कई दिनों तक काली कुतिया, फिर कई दिनों तक लगी भीत पर, फिर कई दिनों तक चूहों की भी। यह है। और जब उस शब्द को प्रभावी, इस वातावरण को और प्रभावी बनाने के लिए उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ उर्दू शब्दावली पे आ जाए तो आ जाए। यहाँ पर उन्होंने लिखा कि छिपकलियों की गश्त। अब गश्त कौन करता है आपको पता है? फिर आया शिकस्त। गश्त और शिकस्त तुक मिलाने के लिए भी आए, लेकिन उस प्रभाव को बढ़ाने के लिए वो शब्दों को भी चयन कर लेते हैं। फिर वापस देखें आप आगे की पंक्तियाँ कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, और कौवे ने पाँख खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। ये परिवर्तन जब आता है, परिवर्तन का दृश्य प्रकट करने के लिए उन्होंने क्या लिया? दाने आए, धुआं उठा, चमक उठी और कौवे ने खुजलाई पाँखें। बिंब भर गया आपका सामने। यहाँ तो आपने देखा कि कैसे दोहराव से अकाल की गंभीरता ध्वनित हुई, और शब्दों के साथ साथ गस्त शिकत भाषागत आकर्षण है। अब ये जो कविता है, अब इस तरह से कविता जन्म लेती है। यानी शब्द का आपने देखा, शब्द के साथ बिंब देखा, बिंब के साथ आप आंतरिक लय के साथ, उसके साथ परिवेश का जो अनुकूल चित्रण होता है, तब जाकर के कविता जन्म लेती है। तो कविता की जब रचना हो तो हमारे सामने विषय स्पष्ट होना चाहिए, शब्द स्पष्ट होने चाहिए, लय लाने का प्रयास होना चाहिए, आंतरिक लय अपने आप स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित होनी चाहिए। उसके साथ साथ बिंब निर्माण पहली शर्त है। अब वर्तमान कविता हम क्या देखें? जो हमारे सामने का परिदृश्य है, जैसे वैश्वीकरण के कारण हमारे सामने जटिलताएं आ रही है, ग्लोबलाइजेशन का हमारा समय है, और परिणाम क्या हो गया? विकृत उपभोक्तावाद हो गया। हम उपभोगवादी दृष्टि में जी रहे हैं, पदार्थवादी दृष्टि में जी रहे हैं, संसार की सुख सुविधाओं में डूबना हमें आ रहा है। हम इस समय भक्ति या मुक्ति की बातें नहीं कर रहे हैं, हम मोक्ष की आराधना नहीं कर रहे हैं। तो जब वैश्वीकरण के साथ जटिलताएं आती है और मनुष्य उपभोक्तावादी बनेगा, उपभोगवादी बनेगा, तो कुछ तो अंतर आएगा। तो सभ्यता के साथ साथ मनुष्य उतने ही धूर्तता और चालाकी भी सीख रहा है। तो अज्ञेय स्वयं अपनी कविता में कह उठता है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? फिर कैसे सीखा डसना और विष कहाँ पाया? ये देख लीजिए। यदि वैश्वीकरण सामने था तो उसने, कवि ने ऐसा देखा और सच्चाई को अपनी पंक्तियों में उतर गया। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तो वो परिवेश वैसा था। तो उस समय कवि क्या कह रहा था कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो। यानी वह चाह रहा है कि मातृभूमि की वंदना करूं और अपने स्वर को भी मिलाना चाह रहा है। या बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली। सुभद्रा कुमारी चौहान जब ये लिखती है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? वही राष्ट्र प्रेम का स्वर है। बालकृष्ण शर्मा कहते हैं कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये क्या है? या मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने मेरी आंखें पर। श्यामनारायण पांडे भी ऐसा लिख देते हैं। तो ऐसा होता है, जब जैसा वातावरण होता है तो कवि के मन में, संवेदना में ऐसी अभिव्यक्ति जन्म लेती है, वो प्रकट हो जाती है, और प्रकट होकर के ऐसा लगता है कि सभी व्यक्ति यही कहना चाह रहे हैं। और भारत भारतीय मैथिली शरणगुप्त की रचना इसी तरह से जन्म ली। हिंदी कविता को यदि आप सांचों में न ढालें तो हर युग में ऐसा अभिव्यक्ति आई है, और वही कालखंड का समय बना है। कभी कभी आपको व्यवस्थागत विद्रुपताएं नजर आती है, जैसे मैंने अभी चर्चा वह तोड़ती पत्थर की, वो बिंब की दृष्टि से की। लेकिन आप देखें कि वह समाज की संवेदनाएं हैं, विषमताएं हैं, विद्रुपताएं हैं। दिनकर जैसा कवि भी रश्मि रत्न में कह सकता है कि टकराएंगे नक्षत्र निक और बरसेगी भू पर वन ही, प्रखर फण शेष नाग का डोलेगा। ये यहाँ पर क्या है? विकराल कालमु, ये प्रतीक तो पौराणिक है।
लेकिन वह उस व्यवस्थागत विद्रूपताओं पर व्यंग कर रहा है, चोट मार रहा है। वह लग्गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। अब वो सामने पत्थर तो है, बड़ा हथौड़ा उसने हाथ में ले रखा है, प्रहार भी कर रही है, लेकिन पंक्ति के आगे सामने अट्टालिका प्राकार, सामने बड़ा महल है, यानी प्रहार उस पत्थर पर नहीं, उस अट्टालिका पर है। यह क्या है? यह विद्रूपताओं को चुनौती देती हुई। और जब कभी कभी को लगा कि हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है, हमें लगा कि हम कहीं अपने पद से विचलित तो नहीं हो रहे, तो उन्होंने वैसी ही कविता लिख दी कि आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही, प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है, धरती की किस्मत फूट रही, आवर्तों का विषम जाल निरुपाय बुद्धि चकराती है, विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। तो यह भी कह दिया। कभी उसने प्रेम के गीत गाए, कभी नारी के गीत गाए, कभी नवगीतों में उसने अपनी रचनाएं लिखी। तो ये चलता है, हमेशा लिखा है। और कभी कभी ऐसा लगा कि चुनौती देना है तो दे दिया, कि सदियों की ठंडी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का गरगर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता। ये सिंहासन खाली करो की जनता आती है, प्रतिनिधि पंक्ति बन गई इस देश की, सत्ता को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया का साधन बन गई। ये कैसे हो सकता है? तो संवेदना की जो अभिव्यक्ति है ना, वह नियोजित होनी चाहिए। और इसीलिए हमारे शास्त्रीय लोगों ने तो प्रतिभा, निपुणता, अभ्यास जैसे काव्य के हेतु बताए, फिर प्रयोजन बताए कि धन के लिए, यश के लिए, स्वान सुखाय के लिए। लेकिन जो भी हो, कविता आधुनिक दृष्टि से जो व्यक्त होगी, उसमें शब्द, बिंब और आंतरिक लय के साथ साथ परिवेश का चित्रण बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और उसके लिए रचनाकार की प्रतिभा, निपुणता और अभ्यास का होना तो जरूरी ही है। और उससे भी सब कुछ हो जाए, यह तभी कविता सार्थक बनेगी, कालजयी बनेगी, जब उसके अंदर संवेदना का तत्व होगा और वह सभी कलाओं पर लागू होगा। एक व्याकुल होकर एक कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो उसकी चित्र में वैसे ही रंग, रेखाएं, चित्र आएंगे, संकेत आएंगे। और लियोनार्डो दा विंसी महान रचनाकार बना तो उसका कारण क्या था कि जब उसने उस घोड़े को चित्रांकन किया जिसमें उस समय की व्यवस्थाओं पर व्यंग किया, जो अश्व शक्ति का प्रतीक होता है, उसने आतंक का पर्याय बताया। यह उस विश्व की दशा थी जिस समय वो परमाणविक दहलीज पर खड़ा था। तो ऐसी स्थितियाँ होती है कि जब कविता उसी रूप में आ जाती, तो ये माना जाए कि कवि की वैयक्तिक सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का नज़रिया कविता की भाव संपदा बनती है। और कवि की इस वैयक्तिकता में भी सामाजिकता मिली होती है और इसी कारण उसकी निजी अनुभूतियाँ भी सामाजिक अनुभूतियाँ बन जाती है। इन्हीं तत्वों को उजागर करने का कार्य प्रतिभा करती है। इसे कविता का मूल हेतु माना गया है, जिसके माध्यम से कवि अपनी रचना कर पाता है। अतः कविता एक रचना प्रक्रिया से जब गुजरती है तो वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, प्रभावकारी बन जाती है। तो जो आज हमने चर्चा की, खास तौर से अभी, कि हम जब कविता रचना करते हैं तो हमारी दृष्टि किस पर होनी चाहिए, तो मुख्य रूप से यही निकल करके आता है कि कविता से सबसे पहले जो अनिवार्य शर्त है वह है संवेदना। और संवेदना तभी प्रकट होगी जब वह व्याकुल होगी। एक रचनाकार संवेदनशील हो यह ज़रूरी है, लेकिन उसे घटनाओं पर, परिवेश को देखने के बाद उसकी व्याकुलता जरूरी है। और व्याकुलता होने पर वह अपने भाव को प्रकट करता है और भाव को प्रकट करेगा, लेकिन वह नियोजित रूप में प्रकट करेगा तो कविता कालजयी होगी। अन्यथा फिर वापस वह इधर उधर बिखर जाएगी और उसका स्वरूप निकल के नहीं आएगा। तो ठीक वैसे ही जैसे अभिनव गुप्त ने कहा था कि रस अभिव्यक्त होता है, बारिश की पानी की बूंदें गिरती है मिट्टी में तो मिट्टी से एक गंध निकलती है, वह सौंधी गंध अपने आप प्रकट होती है। तो रचना भी उन्नत कोटि की जब होगी जब आपके हृदय से अभिव्यक्त होगी और उसको एक नियोजित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज हमने कविता की रचना प्रक्रिया को देखा है। कविता की रचना प्रक्रिया के आधार पर ही एक आलोचक उसका मूल्यांकन करता है कि उसने जो रचनाकार है उसने किस तरह के शब्दों का चयन किया है, कैसे उस पंक्तियों में बिंब उभर कर आया है,
कैसे एक रचनाकार उसके अंदर संगीत को जन्म दे रहा है, कैसे उसने परिवेश का चित्रण किया है, इसी के आधार पर वो मूल्यांकन करता है। वही उसका भाव शिल्प भी होता है और वही उसका शिल्प भाव और शिल्प के आधार पर वह मूल्यांकन करता है और अंततः उस कविता को एक कसौटी पर कसने के बाद वह रखता है कि इस कविता का ये गुणवत्ता है। यदि हम कभी कविता के आरंभिक दौर में हम देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि किसी महान कवि की परिपक्व रचना होती है, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, प्रौढ़ता होती है और कविता एक बहुत अच्छे ऊंचाई पर वह पहुंच जाती है, तो उसका कारण यही होता है कि उसने उसको नियोजित रूप देना प्रारंभ कर दिया है। तो अच्छी कविता के लिए उसकी प्रक्रिया को पालन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।